Hello everyone, welcome to An Academy. My name is Talveer Singh, your host for today. जैसे आपको पता है कि हमारी JRF फोल्डर्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी हम आपको बहुत सारे JRF फोल्डर के साथ इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ आज कुछ और JRF फोल्डर्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया है, इस एग्जाम में सफलता हासिल की है। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं हर्षा, जिन्होंने साइकोलॉजी में अपना JRF क्लियर किया। वेलकम हर्षा। हेलो सर, गुड उसके मॉर्निंग। बाद है हमारे साथ विभूति, इन्होंने कॉमर्स में अपना JRF क्लियर किया है। Hello sir, how are you? मैं बढ़िया। और उसके बाद है हमारे साथ कविता, जिन्होंने कॉमर्स में अपना JRF क्लियर किया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड। चलिए, आप सभी का पहले तो स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और Thank you, बहुत sir. बहुत कंग्रेचुलेशंस इस एग्जाम को अचीव करने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 100 में से किसी एक स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक होता है और आप उन 100 में से एक स्टूडेंट की कैटेगरी में आए हो, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो So much, मच। sir. अगर हम बात करें एग्जाम को क्रैक करने की, वो तो चलो बात की बात है, क्रैक हो गया। हाउ इज यू फीलिंग, मतलब एग्जाम क्रैक करने की वो फीलिंग क्या वर्ड्स में बता सकते हो हर्षा? पॉसिबल ही नहीं है सर वर्ड्स में बताना। मतलब 30th को रिजल्ट आ चुका था, आज 4th है और आज भी ना क्लाउड 9 वाली फीलिंग ही है सच में। वो आ ही नहीं पा रहा कि ठीक है, अब ठीक है, हो गया, खत्म करो, पर वो नहीं हो रहा। ओके, बहुत अच्छी फीलिंग है सर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब जिस तरीके से सोचा था कि JRF होने के बाद फीलिंग आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से आप फील कर पा रहे हो उस चीज को। एक्चुअली चलिए, विभूति आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। So experiences again, I will back by Harsha that cloud nine में cloud infinity because ये मतलब प्रॉपर मेहनत जिसको कहते हैं, आइसोलेट होके सब कुछ करके बस करना है एंड फाइनली व्हेन द रिजल्ट केम, मैंने परसेंटाइल वगैरह कुछ नहीं, बस देखा क्वालिफाइड फॉर क्वालिफाइड फॉर JRF असिस्टेंट प्रोफेसर सॉर्टेड। उसके बाद से इतना मतलब माय मदर इज मतलब मेरे से ज्यादा तो वो खुश, बिकॉज उन्होंने देखा है पूरा स्ट्रगल, पूरा प्रोसेस कि हाउ आई एम स्टडीइंग। तो दैट इज द इमेंस फीलिंग कि मम्मा कितनी खुश है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। कविता आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ 2-3 घंटे तक कि JRF हो गया। ओके, मैंने तो से कंफर्म कराया और फिर पापा को बताया तो पापा मुझसे ज्यादा खुश थे। मेरी पूरी फैमिली मेरे से ज्यादा खुश है। मतलब फाइनली आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, तो सब खुश है, सर क्योंकि फैमिली की खुशी से ज्यादा बढ़कर तो कुछ होता नहीं है। यस सर। ये तो रहा आपका एक JRF क्रैक करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि व्हाट यू आर फीलिंग। अब JRF ही क्यों, लाइक ये क्वेश्चन मेरा इस तरीके से कि आपने क्यों डिसाइड किया, या कौन सी वो मोटिवेशन थी जिसने आपको बोला कि नहीं यार, मुझे UGC नेट की फील्ड में जाना है, या मुझे टीचिंग या मुझे रिसर्च में जाना है। वो कौन सा स्टिमुलेट था जिसने आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर किया, या वो कौन सी मोटिवेशन थी इंटरनल या एक्सटर्नल जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए हो हर्षा? सर मैं ऑलरेडी टीचर थी, आई वॉज अ स्कूल टीचर, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर ग्रोथ उतनी नहीं है। तो मुझे ग्रोथ के लिए मुझे पता था कि लेक्चरर्स प्रोफेसर्स को एक इज्जत भी बहुत ज्यादा मिलती है और पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो सर आई ऑलवेज वांटेड दैट। और उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया मेरे हस्बैंड ने। ही इज अ नेट क्वालिफाइड एंड आई एम JRF क्वालिफाइड। तो उनने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, यू गो फॉर इट, यू आर मेड फॉर दिस। उन्हें बहुत ज्यादा बिलीव था मेरे अंदर। ओके ओके, सो मतलब फैमिली दैट से वाज अ आपको वेरी मोटिवेशन मिला मोटिवेटिंग कि फॉर्स। आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। ओके, विभूति ये आप बताइए राइट सर। आपका मोटिवेशन क्या था इस फील्ड के लिए? आई वॉज नॉट अ प्लानर कभी कभी भी। 12th तक भी अगर पूछते ना आपको क्या करना है, तो आई वॉज लाइक कि देख लेंगे। तो 12th के बाद जब फर्स्ट ईयर में गए तो वन टीचर सेड मी दैट यू हैव अ समथिंग टू टीच, आप कुछ पढ़ सकते हो, यू शुड कम टू अवर लाइन। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया। जब मैंने नेट क्वालिफाई किया, JRF वाज नॉट अ मोटिवेशन एट ऑल, क्योंकि था कि नेट क्वालिफाई करके पढ़ाने लगेंगे। और मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया एंड राइट नाउ आई एम टीचिंग एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लेकिन इवेंचुअली रियलाइज किया कि इफ आई हैव टू गो अ लॉन्ग वे इस फील्ड में, तो रिसर्च इज द ओनली वे हमारी एकेडमिक्स में। साथ ही साथ द काइंड ऑफ मैंने कुछ पेपर्स पब्लिश कराए
और उन पेपर को पब्लिश करवाने के बाद मेरे को लग रहा था कि देयर इज स्टिल समथिंग लेफ्ट जो मुझे नहीं पता, और वो मुझे रिसर्च के माध्यम से ही आएगा। तो उसके लिए कि मुझे फुल टाइम रिसर्च करनी है, जेआरएफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन था फुल टाइम रिसर्च, बिकॉज पार्ट टाइम रिसर्च अवेलेबल है, बट पार्ट टाइम रिसर्च में जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बिकॉज आप बहुत सारी बोर्ड्स में सेल कर रहे होगे। तो इसलिए फुल टाइम रिसर्च के लिए जो मोटिवेशन था वो था जेआरएफ। प्लस साथ ही साथ इट वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम आई वाज appearing for it. I'm already 5 time net qualified and right now I'm finally got the JRF. So एक तो वो था कि करना ही करना है, और उसके बाद हल्की सी इस बार जिद हो गई थी कि कैसे नहीं होगा, करना है। तो that is the thing. So motivation was this, that I have to get into research and get into a longer way to my academics. Okay, great. कविता, आपके लिए क्या मोटिवेशन रहा? सर पहले तो 2 बार मैंने नेट दिया, मुझे पता ही नहीं था होता क्या है, क्या करना होता है। उसके बाद मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, पहले फ्री क्लासेस ली, फिर समझ आया धीरे धीरे कि हाँ जेआरएफ भी कुछ होता है, स्टेटस होता है, आगे पीएचडी करनी है। तो फिर मैंने जुलाई मिड में सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का, तो फिर मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैंने 3 मंथ्स अच्छे से पढ़ाई की, उसके बीच में एमकॉम के एग्जाम भी आए, बट ये था कि अब की बार तो करना है। ओके, तो मतलब आपके लिए वो एक्सटर्नल मोटिवेशन था जिसने आपको मोटिवेट किया। चलिए, ये तो आपका एक वो स्टिमुलेट रहा, या एक स्टिमुलस जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको इस टीचिंग में जाना है, चाहे वो आपका टीचिंग का जो पैशन हो वो हो, चाहे रिसर्च का पैशन हो, व्हाटएवर इट इज। आपको पता है ये जर्नी है बहुत लंबी होती है। इस बार तो कोविड की मेहरबानी से कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, और इस चक्कर में मतलब जनवरी से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जून से सितंबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, मतलब इतनी दूर तक आप आ गए हो। तो जर्नी जितनी लंबी हो जाती है ना, उतनी उतनी बोर भी हो जाती है ना, कई बार हम बोर भी हो जाते हैं ना उस चीज को लेके। तो आपको कभी लगा अपनी जर्नी के दौरान कि यार नहीं, छोड़ देते, अभी नहीं हो रहा, मतलब कुछ इस तरीके की फीलिंग रही आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान? फिर मुझे ये पता था कि अगर मैं ये फीलिंग लाऊंगी ना अपने अंदर कि मैं बोर हो रही हूँ इस चीज से, तो वो छूट जाएगी, वो चीज है ना हाथों से फिसलना चालू हो जाएगी। तो जब मुझे पता था सब कैंडिडेट्स में ये आएगा कि आप बोर हो रहे हो, मैंने अपने आप को कभी बोर नहीं होने दिया। मैंने अपने रिवीजन के तरीके बदलती गई कि मैं बोर नहीं हूँ। मैंने अनअकैडमी बहुत लास्ट में सब्सक्राइब किया था, उससे पहले मैंने बहुत न्यू तरीके स्पेशल क्लासेस में हमेशा अटेंड करती थी। मेरा काम चल रहा था उससे, पर मैंने कहा नहीं, अब मुझे प्लस पर जाना है और एक एज के लिए। फिर मैं प्लस पर आई, क्विजेज, मॉक टेस्ट बहुत बहुत हेल्पफुल था। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं वो सब नहीं करती ना, शायद मैं लैग करती अपनी परफॉर्मेंस में। वो एक बहुत हेल्पफुल था। बोर कभी नहीं होने दिया अपने आप को, क्योंकि मुझे पता था जहां मैं बोर हुई ना जेआरएफ निकल जाएगा। मुझे नेट नहीं चाहिए था कभी भी, मुझे जेआरएफ ही चाहिए था। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार नहीं ना तो आगे नहीं हो पाएगा, मुझसे और मेहनत नहीं होगी। तो जो करना है ना इसी में ही करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने अपना जेआरएफ को क्रैक किया। विभूति, जी आपकी जर्नी कैसी रही अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं? सर आप मेरे ना सिर्फ जेआरएफ के सोर्स नहीं रहे, आप मेरे मोटिवेशन के सोर्स भी रहे। आपकी जो वीडियोस होती थी कि सो रहे हो ना, सो जाओ, तो ऐसे जो चीजें थी ना, तो सर उसने ना मेरे को हमेशा हसल में रखा कि अभी रेस्ट कर लो, फिर रेस्ट ही कर लो, फिर आप रेस्ट ही करते रहना। तो वो एक तो आपकी एक वर्किंग लाइफ होती है, वर्किंग लाइफ के साथ आपको टाइम स्टील करके पढ़ना होता है। इट इज नॉट आप एक स्टूडेंट, ओवरऑल स्टूडेंट नहीं रह गए, अब आपको 2 लाइफ मैनेज करनी है। तो उसके साथ टाइम स्टील करने की जो मोटिवेशन आई वो आपसे आई। उसके बाद हसल पे रहना हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप रिलैक्स कर सकते हो, अभी भी आपके बगल में एनवायरनमेंट के नोट्स हो गए, आपको उसको पढ़ना होगा। तो मतलब मेरे को अपना दिन पूरा प्लान करना था। अगेन वो एक रात पहले पूरा दिन प्लान करना होता था, एंड वो सब बीच बीच में छूट जाता था, 2-3 दिन में छूट जाता था। फिर अगेन मैं वो एक वीडियो देखती थी जिसमें एक लाइन आपकी टच कर देती थी कि सो रहे हो ना, सो जाओ। तो फिर उसमें लगता था कि नहीं सोना नहीं, बिकॉज क्या होता है ना कहीं वर्किंग लाइफ के साथ पढ़ाई और मुश्किल होती जा रही थी। लग रहा था कि अगर इस वाले टेंट में नहीं हुआ तो आगे क्या इतना समय दे पाएगी। दैट वाज द थिंग। एग्जैक्टली। कविता, आप बताइए। सर मुझे ये था कि मेरे से रिवीजन नहीं होती थी। मेरे से आप कहते थे कि पीडीएफ पढ़ो, मुझसे पीडीएफ नहीं पढ़ी जाती थी। तो मैंने तरीका निकाला कि मैं सारी वीडियोस 2 टाइम्स करके बार बार देखती रहती हूँ, रनिंग नोट्स
मैंने सारे रनिंग नोट्स बनाए हैं, मैंने पेयर नोट्स दोबारा कभी नहीं बनाए। मेरी तो रिवीजन की वजह से ही हुआ है, जो मैंने बार बार रिवीजन 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 की। सिलेबस तो मैंने 20 दिन में खत्म कर दिया था, एक एक यूनिट उठा के। मैंने जुलाई मिड में स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन, और 3 महीने में मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। ओके ओके, तो मतलब आपने तो लेट ही स्टार्ट किया था। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट या तो कुछ एक्सटर्नल या कुछ इंटरनल चीजें हैं जो आपको मोटिवेटेड रखती है। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के लिए इससे पहले जितने टॉपर से हमने बात किया, सभी ने ये बोला कि ये जो कोविड का पीरियड आया ना, उनके लिए एक लाइक ये मतलब उनके लिए वरदान की तरह आया कि उन्हें इतना टाइम मिला पढ़ाई करने के लिए, इतना टाइम दे पाए प्रिपरेशन को। तो मतलब वही है ना, जिन्होंने सही से इस्तेमाल कर लिया उनका हो गया, जिन्होंने वेस्ट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं लैग कर गए। तो बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का आप बताइएगा, अपने अपना तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या फॉलो किया, क्या आपकी रूटीन रही पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। हर्षा। सर पेपर 1 के लिए जैसे मेरा जो मेजॉरिटी पोर्शन था वो मेरा काफी स्ट्रॉन्ग था। मतलब कंप्यूटर्स मुझे स्कूल से ही बहुत पसंद था, तो हाँ वो जो बेसिक चीजें हैं ना वो मेरी काफी क्लियर थी कंप्यूटर्स की भी। इवन मैथमेटिक्स की मैंने बीच में बैंकिंग की प्रिपरेशन भी की थी, तो उसमें भी मेरा वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। पर फिर जो आप मैथ्स की ट्रिक्स बताते थे ना सर, मजा आ जाता था बिल्कुल पढ़ के कि हाँ यार इस तरीके से भी तो हो सकता है वो चीज। तो मैंने क्या किया कि जब मेरा बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग था ही ना, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके मैंने मॉक टेस्ट देना चालू कर दिए थे। और मैंने अपने ना टेबल पर लिख दिया था कि मुझे कितना स्कोर मिनिमम चाहिए जेआरएफ के लिए। तो मैंने लिख दिया था 200/300। तो मैं उसको ना हमेशा कंपेयर करती थी अपने पेपर 1 के स्कोर से कि मैं पेपर 1 में जितना ज्यादा लाऊंगी ना, पेपर 2 पर बर्डन उतना ही कम पड़ जाएगा। तो हमेशा उसका वो एक कंपैरिजन चलता था। यही स्ट्रैटेजी फॉलो की। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है, एंड इवन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन तो फिर भी मेरा बहुत अच्छा हो गया था। मतलब 5 में से 4 मेरे करेक्ट थे, मैं बोलूंगी अभी पेपर में। पर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक था। तो आप ही से पढ़ा था हायर एजुकेशन की, जो आप निमोनिक्स देते थे, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की भी जो आप स्ट्रेटेजीज बताते थे ना, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी उन पेपर्स में। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर किसी को हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ना है ना, तो आपकी मैराथन्स के थ्रू पहले गो थ्रू करें और उसके बाद क्लासेस में, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मतलब मैं काफी दिनों से इंटरव्यू कर रहा हूँ, 10-12 इंटरव्यू कर लिया। तो ये जो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट है ना, ये 99 ही 100% की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि एनटीए को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इसको हटा ही दिया जाए तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, जो सर उसको देख के ना डीमोटिवेट हो जाते थे कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैं अपने आपको याद दिलाती थी, नहीं सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ना, बाकी की चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो इस सबको कवर अप कर दें। तो वो हमेशा रखा कैसे था। प्रिपेयर किया अपना फर्स्ट और सेकंड पेपर? सर माय पेपर 2 वाज वेरी स्ट्रांग। मतलब आई स्टिल, मतलब मैंने हमें बहुत पढ़ाया है, तो फिर मेरा पेपर 2 वाज अ वेरी, मतलब बटरिश, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर 1 में हमेशा मैंने इसको जो स्कोर किया वो 50s में किया। मैं चाहूं कितना भी कर लूं पर मैंने नहीं किया। तो लेकिन इस बार मैंने मैं आपको फॉलो बहुत दिनों से कर रही हूँ, पिछली बार भी किया था, पिछले अटेम्प्ट में भी, और पिछले अटेम्प्ट से मैं 3 क्वेश्चन से रह गई थी। तो इस वाले अटेम्प्ट में मैंने प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लिया। और मैंने एक चीज आपके ही इंटरव्यू में सुनी थी कि जितना ज्यादा आप पेपर 1 में कर लोगे उतना कम आपको पेपर 2 में करना था। पेपर 2 वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बट पेपर 1 के कंप्यूटर्स को पढ़ना है, एनवायरनमेंट को पढ़ना है, हर उस थ्योरेटिकल चीज को पढ़नी है जो शायद कहीं ना कहीं अगर डीआई नहीं लग पाता है तो वो बैकअप कर ले। इस बार क्या हुआ, डीआई भी लग गया, मैथ्स भी लग गई, लॉजिकल रीजनिंग भी लग गई, सब कुछ लग गया, और साथ में पीपल एंड एनवायरनमेंट ने बैकअप किया। तो मेरा जो अपना परसेंटाइल देखा दैट वाज 99.34। आई वाज लाइक पेपर 1 में आई स्कोर्ड इतना एंड आई वाज समवेयर कहां पे, और मेरे इतने आ गए उसमें। तो द थिंग इज, जो आपकी जो मेन स्ट्रेटजी यही है कि पेपर 2 हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 जितना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली करना है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से नहीं, के सिलॉजिज्म और जितने भी बहुत चीजें हैं आपकी। इनफैक्ट जो आपके ये से आपने बोला था मैराथन्स में कि ये लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, एंड सर जब वो सामने, इट वाज लाइक कि एक तो ना आपका एक्सपीरियंस
बहुत हेल्प किया, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन में आप क्या नया कर लोगे, पढ़ तो आप पूरा पूरा रहे हो, तो एक्स्ट्रा जो वो बिलीव था कि ये जो होगा, तो इफ अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली सुन रहा है और आपको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है, दैट विल ऑल्सो मेक अ बिग डिफरेंस, ऐसा मुझे लगता है अपने केस में। तो ओके कविता, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पेपर 2 और 1 के लिए? मेरा ये था सर, मैं क्वेश्चंस करती थी जो गलत होते थे, और जो मुझे ऑप्शंस नहीं समझ आते थे वो मैं गूगल करती थी। कई बार तो मुझे पूरा पूरा दिन ये हो जाता कि बस गूगल ही कर रही हूँ। उससे बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, और कुछ ऐसा था कि जो टॉपिक्स मुझसे होते ही नहीं थे, फिर मैंने उनके एमसीक्यू लगाए, तो मुझे वो एमसीक्यू से सारे टॉपिक कवर हो गए। तो पेपर 1 में तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस रिवीजन नहीं की। सिलेबस तो मेरा 10 दिन में कंप्लीट बस। ओके तो मतलब रिवीजन पे आपने काफी फोकस किया। चलिए ये तो मतलब ठीक है, ओवरऑल आप बता दिया कि किस तरीके से आपने क्लासेस को फॉलो किया या मैराथन्स को किस तरीके से फॉलो किया, या एक प्रॉपर ओवरव्यू दिया। जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हर चीज पे हमारा एज नहीं होता, मतलब हर चीज पे हमारी कमांड नहीं होती, हम हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं हम हमेशा लैग करते हैं। पर हमारे माइंड में ये भी होता है कि लैग चाहे मैं कर रहा हूं बट स्टिल मुझे ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये चीज मुझे पेपर में भी लैग करवा देगी। तो आपको कौन सा सेक्शन ऐसा लगता है जो आपको लगता था कि यहाँ पे आप लैग कर रहे हो और आपको यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, और उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया? हर्षा। सर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो सर मुझे ना हमेशा पता था मुझे 100% नहीं चाहिए, मुझे 100% की और ज्यादा है। तो ये हमेशा दिमाग में था कि आपको रेस में भागना है और आपको पहले आना है, आपका टाइम कम नहीं होना चाहिए, आपको बस लोगों को पीछे छोड़ना है। तो वो परसेंटाइल की तरफ ना मैं हमेशा ध्यान रखती थी। जितना हो सकता था, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया था, जितना हो सकता था कोशिश करती थी, पर वो सब्जेक्ट ऐसे इतने रटाफिकेशन वाले और एनटीए वाले फिर भी कुछ नया ढूंढ के ले आएंगे आपको क्वेश्चंस देने के लिए कि ठीक है वो होगा, और वो सबके साथ होगा। पर मैं ये सोचा था एग्जाम में कि मुझे अपना ना कामनेस और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अरे अब क्या हुआ, अब तो मेरा पेपर गया, उसको रखो, उसको साइड में रख दो मार्क्स और रिव्यू करके, और आगे बढ़ो, आगे आगे करके होता गया। तो बस वो सिर्फ कामनेस और कॉन्फिडेंस ने मेरे को बहुत आगे लेकर गया एक्चुअली पेपर में, जो मैंने मेंटेन करके रखा था टिल द एंड। एंड में भी इस तरीके की क्वेश्चन थे सर मेरे पेपर 2 में, जो हमारे पैराग्राफ्स आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, सर एक भी नहीं बन रहा था। तो अपना वो कामनेस और कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखा था। मैं कहा मैंने आगे बहुत अच्छा किया, सब हो जाएगा। फिर बस भगवान का नाम लेके बढ़ गया आगे। विभूति, आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई? सर पेपर 1 में पीपल इन डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन नहीं कहूंगी, पीपल इन डेवलपमेंट, और हल्का सा एक एज पे जाके कंप्यूटर्स ने डिस्टर्ब किया। हायर एजुकेशन थैंक्स टू योर मैराथन वो मक्खन हो गया था लास्ट तक। पेपर नंबर 2 में इनकम टैक्स के रेट्स मैंने कर लिए थे, और फॉर्म्स कर लिए थे जो पिछली बार आया था, और पुराने पेपर्स को किया था, बिकॉज इनकम टैक्स इतना वास्ट है और इतना चेंज होता है। मैंने पढ़ाया भी हुआ है, और उस समय भी ना देखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों को कि हम कर लेंगे। तो जब मैं एक बच्चा बन जाती थी कि जब मुझे पढ़ना है, तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार, इसमें आई कैन नॉट वेस्ट मच मोर टाइम। पर ये चीज थी कि सब कुछ नहीं करना हमको, हमें जो करना है वो बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो वो जो चीज थी ना, तो उसने बिलीव करा कि चलो इनकम टैक्स जितना हुआ है उतना रखो, बाकी जो अदर 9 यूनिट्स है उस पर फोकस करो। तो एक तो इनकम टैक्स, पीपल एंड डेवलपमेंट, एंड द समवेयर और द अदर कंप्यूटर्स। But still, able to handle, those questions in the paper, और वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपकी वीकनेस तब तक ही वीकनेस है जब तक आप उससे ओवरकम नहीं कर लेते, बट इफ यू हैव सम वे टू ओवरकम इट, तो वो वीकनेस नहीं रह जाती ना। वीकनेस तो ऐसा था कि टैक्स आता नहीं था और पेपर में भी नहीं बना, बट इफ अगर टैक्स आता नहीं था स्टिल यू आर एबल टू मेक इन पेपर, तो फिर हम उसे वीकनेस कहीं ना कहीं आपकी किस्मत, आपकी लक भी मैटर कर जाती है कभी ना कभी। इस बार एक्चुअली इनकम टैक्स में ऐसा ही हुआ था। कविता, आपको क्या लगता है, आपको कहाँ प्रॉब्लम? सर मेरा ये था कि मुझसे थ्योरेटिकल पोर्शन होते ही नहीं थे,
मैंने जब सबसे पहले रिवीजन करने के लिए उठाया तो मुझे ये डर रहता था कि भूल गई होंगी सब, तो रिवीजन करने का भी मन नहीं करता था। ये डर रहता था कि हाँ ये भी भूल गई, ये भी भूल गई, ये भी भूल गई, सब कुछ ऐसे लगता था भूल जाऊंगी। लेकिन ये था कि जैसे जैसे पढ़ती गई, आपसे फर्स्ट पेपर पूरा मैंने फर्स्ट पेपर के लिए सिर्फ आपको फॉलो किया, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, तो मुझे एमकॉम के एग्जाम्स के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ा। जब मैंने आपके ये हो गया था कि अब तो हो जाएगा, रिसर्च तो मैंने इतनी बार पढ़ लिया था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, और जो कि पहले मुझे ऐसे लगता था कि होगा ही नहीं मुझसे ये तो। थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे, ऐसे ही पेपर 2 में थ्योरेटिकल पोर्शन में तो, पर थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे अच्छे से किया फिर मैंने, और प्रैक्टिकल तो मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे सारा ध्यान सिर्फ थ्योरेटिकल पे देना था। जो मेरा स्ट्रॉन्ग था वो छोड़ दिया मैंने, और जो मुझसे नहीं हो रहा था वो भी एक बार मैंने छोड़ दिया। जो मुझसे हो रहा था ये था कि थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता बट कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसी पे ध्यान दिया। उसके बाद ये था कि जो छोड़ा है, मुश्किल है, छोड़ के तो उसको भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ गया तो फिर वहां से मार्क्स जाएंगे। उसके बाद उसको लास्ट में किया, पर उसको किया सिर्फ एमसीक्यू से, क्योंकि टॉपिक तो हो नहीं रहे थे, लीगल एस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं याद हो रहा था। वो रट्टाफिकेशन वाला काम मुझसे होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर वाला काम होता था। स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स मेरा फेवरेट रहा है, तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एंड तक ये हो गया था कि थ्योरी भी फेवरेट बन गया था। मतलब कहीं ना कहीं आपने भी अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम थी उसके साथ एक अच्छे तरीके से आप लोगों ने डील है वो किया था। अच्छा, ये तो हम बात कर ली अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम के साथ हमारी एक स्ट्रेंथ भी होती है, वो हमें ही पता होती है। नो डाउट आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कंटेंट भी चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए, एमसीक्यू भी चाहिए, पीवाईक्यू भी चाहिए, रिवीजन भी चाहिए, हर चीज की जरूरत होती है, बट स्टिल हमें एक चीज नजर आती है, हमें एक पॉइंट नजर आता है कि यार ये मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एज था, या ये एक चीज थी ऐसी जो मैंने की और इसकी वजह से मेरा जीआरएफ क्लियर हो गया। वो हर बंदे का अलग अलग होगा। आप बताने की कोशिश कीजिए हर्षद, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा पॉइंट था? सर पेपर 2 मेरा स्ट्रॉन्ग था, मतलब साइकोलॉजी मैंने इसीलिए लिया था कि वो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं था कभी भी साइकोलॉजी को पढ़ते टाइम कि मैं बोर हो जाती थी या कुछ हो जाता था, मुझे हमेशा बहुत मजा आता था। पर मुझे हमेशा ये भी पता था कि पेपर 2 ना सबके लिए ऑलमोस्ट अराउंड सेम स्कोर रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जो गेम चेंजर होता है ना वो हमेशा पेपर 1 ही बनता है। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, आप इस बार या उस बार पेपर 1 की वजह से जाते हो, और मैंने जाते हुए देखा लोगों को अपने ग्रुप में, तो सर मैंने उस पर ही काफी मेहनत की। मैं कहा नहीं, 76, 78, 80 मैं हमेशा ट्राई करती थी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जब मैं उधर लेकर गई ना सर, तो मुझे लगा हाँ मेरा जेआरएफ होगा। हमेशा एक वो जो फेथ होता था ना विद इन, वो आपको बहुत आगे ले जाता है। वो मेरी बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं हमेशा अपने अंदर फेथ रखती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग बनाया आपने। विभूति, आपको क्या लगता है? सर स्ट्रेंथ के मामले में मेरे को लगता है दो चीज, एक तो एक तो टीचिंग हेल्प्स यू अ लॉट, कि आप क्योंकि आप बहुत पढ़ाते थे, लीगल एस्पेक्ट हमारा था, वो हमारा बहुत अभी पीछे, मतलब जब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद ही वो लगा था। तो मुझे कॉलेज में बिजनेस लॉज मिल गया पढ़ाने के लिए, तो उसमें ये रहा कि मेरे पहले 3-4 डॉट्स हो गए, बाकी सारे मैंने कर लिए, तो एक यूनिट पूरी रेडी हो गई। तो टीचिंग हेल्प मी अ लॉट। सेकेंडली सर मुझे लगा कि जो लगता है ना कि जिद स्ट्रेंथ होती है, कि मेरे को गिव अप नहीं करना, कि कोई नहीं अभी नहीं हुआ दोबारा फिर करेंगे, दोबारा नहीं। मतलब मैंने ये चीज देखी कि मेरा, लोग देखते कि मेरा नहीं हुआ, मैं ये देखती थी कि मेरा कितने से नहीं हुआ। पहले मेरा 11 क्वेश्चन से रह गया था, फिर मेरा 6 क्वेश्चन से रह गया, फिर मेरा 3 क्वेश्चन से रह गया, और इस बार हो गया। तो मैं ये देखती थी कि ऑलवेज द पॉजिटिव, कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। टाइम लग रहा है, मे बी वो होता है ना कि लक होता है, सब कुछ जो उनको ऊपर वाले को यही होता है कि शायद यही सही समय था और अब हो गया, तो वो गैप कम होता जाता था। और मेरा से हमेशा से मानना था कि हार्डर यू वर्क लकियर यू गेट। तो वो हार्ड वर्क में कोई भी कटौती नहीं थी, पता था कि पढ़ाना भी है पढ़ना भी है, अब इसको कैसे मैनेज करना है वो एक वो है। और साथ ही साथ सर पेपर 1 की रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो जाए, कि मेरे केस में मुझे लगता है यही गलती हुई कि मैंने पेपर 1 को, तो पेपर 2 स्ट्रॉन्ग था तो पेपर 1 को इतनी तवज्जो नहीं दी।
कि नहीं कोई बात नहीं, अरे ये तो आता है ना, ये तो कर ही लेंगे, तो कर ही लेंगे। लेकिन पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंसिवली जब सब कुछ कर लोगे तब JRF हो जाएगा। दैट इज द ओनली केस। जिसने ये समझ लिया हो जाएगा, नॉट एन इशू। ठीक है, कविता आपको क्या लगता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या रही? मेरी स्ट्रेंथ ये थी सर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मेरा क्या था, जब भी मैं क्लास देखती, चाहे वो क्लास में रिपीट करती, मैं उसके हर बार रनिंग नोट्स बनाती थी। तो मेरे को लगता है कि मैंने हर सब्जेक्ट के 2-3 बार रनिंग नोट्स बनाए हैं। तो मेरा ये होता, जितनी बार लिखती थी ना, मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे और वो भूलती नहीं थी। तो लिखने से ज्यादा याद होता है जी जी। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, चाहे पेपर 1 हो या मतलब पेपर Yes, 1 sir, को में। खास तवज्जो देना। तो चलिए, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए। डेफिनेटली आप लोग JRF के बाद PhD की तरफ ही जाना चाहोगे, ऑब्वियसली आपने पहले ही बता ही दिया है, ठीक है, कि JRF के बाद मेन टारगेट तो ये है कि PhD के थ्रू ही आप PhD। जाना चाहते हो। अभी हमारे पास इतना ही टाइम है। लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप हमारे लर्नर्स को, जो भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो भी आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आप एक एक मैसेज दीजिए अपने हिसाब से, जो आप उनको गाइड करना चाहते हो या आप उनको एक मैसेज देना चाहते हो कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हर्षा। सर बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रखने चाहिए अपने, बीट पेपर 2 और पेपर 1, जैसा आपने भी बोला। और सर मुझे लगता है रिवीजन इज द की। जैसे मेरा जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा रटाफिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, पर बात ऐसी होती है कि इतना न्यू नॉलेज ऐड होता जाता है ना कि हम भूलते जाते हैं। तो रिवीजन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी। मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए अलग नोट्स बनाए थे जो 3-4 रजिस्टर्स भर गए थे। उसके बाद रिवीजन करने के लिए 3-4 पन्नों के अलग से नोट्स बनाए थे कि क्विक रिवीजन होती जाए। और सर पीवाईक्यू और एमसीक्यूज कभी मिस नहीं करने चाहिए। पीवाईक्यू जब आप करते हो तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है एक पीवाईक्यू से, नहीं, आपके 4 टॉपिक्स कवर होते हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं। आपको हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हो तो वो कौन से बेसिस पर कर रहे हो, कौन सी क्राइटेरिया पर, वो आपको अपने आप को अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए। ये नहीं कि तुक्के पर करके आगे निकल लिए कि हाँ मेरा तो ठीक हो गया, नहीं। तो वो चीजें थोड़ी सी माइन्यूट डिटेलिंग ना आपको बहुत काम आती है, मुझे लगता है। विभूति, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मानना ये है कि अगर आपको JRF जो है वो लिटिल एक्स्ट्रा है, तो अगर आपको लिटिल एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको कुछ ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो लिटिल एक्स्ट्रा होगी। सबकी अपनी अलग जर्नी होती है, खुद किसी और की जर्नी में खुद को ढूंढना समझदारी नहीं है। अपनी जर्नी को ही वर्थ इट बनाना है। तो उसके लिए 4-5 चीजें हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते। एक तो PYQs, जैसे हर्षा ने कहा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जब एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ तो कीप ग्रिलिंग योरसेल्फ थ्रू मॉक्स बहुत जरूरी है। मॉक्स आपको अगर बहुत पढ़ भी लिया होगा ना तो वो ग्राउंडेड रखता है कि भैया नहीं, अभी बहुत करना है आगे। देन नेक्स्ट इज सो मुझे लगता है कि रिविजन बहुत स्मार्टली करनी चाहिए। जो चीज पता है उसको बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट नहीं करना, जो नहीं है पता है उसे बार बार रिवाइज करना है। सेकेंडली, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और स्ट्रैटेजी एग्जाम के 3 महीने पहले पता होनी चाहिए। ये मुझे लगता है, अगर 3 महीने पहले प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है कि मुझे कैसे फॉरवर्ड करना है, वो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड उसके बाद। कविता, आपका बताइए। तो मेरा मानना ये है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हम किसी और को पढ़ाएं, और अगर कोई अवेलेबल नहीं है कि जिसको हम पढ़ा सके तो वो हम खुद को पढ़ाएं, तो उससे हमें ज्यादा क्लियर होता है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट वो क्लियर करो जो हमें नहीं आता, और हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमें नहीं आता। अगर ये सोच लिया कि ये हमें करना है तो वो हो जाएगा अपने आप, उसके लिए फिर वो मुश्किल नहीं लगेगा हमें। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर जितने ज्यादा हो सके MCQ और PYQs जो आप दोनों ने बता ही दिया है। और सबसे ज्यादा ये है कि खुद को पढ़ा दो। अगर किसी और को नहीं पढ़ा सकते तो वही सेम चीज ये समझो कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, खुद को पढ़ाओ, उससे सबसे ज्यादा क्लियर होगा। और आगे टीचिंग में भी हमें वही करना है, पढ़ाना ही है, तो उसमें भी हेल्प होगी। चलिए, ठीक है। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। जैसे मेरा साइकोलॉजी है तो उसमें 2 यूनिट्स हैं जो बहुत न्यू हैं। तो सर सब लोग बहुत परेशान होते हैं, 2 यूनिट्स कम नहीं होते हैं। तो उनके कंटेंट के पीछे और इतना भागते रहते हैं कि उनने उन यूनिट्स में PhD कर ली और बाकी के यूनिट्स रह गए। तो और उन यूनिट्स के भी जो क्वेश्चन आए होंगे ना वो सर नहीं बने होंगे मेजॉरिटी पीपल से। तो सर ऐसा नहीं है कि आपको
बहुत कंटेंट चाहिए, बहुत, जितना अवेलेबल है उतना पढ़ लो। जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो नहीं हो रहा रहने दो, जो बाकियों से नहीं बनेगा वो आपसे भी नहीं बनेगा। आपको 100% की तरफ रन थ्रू करना है, 100% की तरफ नहीं। ये मैं हमेशा अपने आप को भी याद दिलाती थी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, अपने बहुत ही क्रिस्पी वे में अपनी पूरी होल स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम है, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। सो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपकी इस अचीवमेंट के लिए। बहुत कम लोगों का क्लियर होता है, आप लोगों ने किया है, तो एक सीरियसली यू शुड गेट द अप्रिसिएशन फॉर योर जेआरएफ। और थैंक यू सो मच अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम देने के लिए, आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर सो ये थे हमारे आज के टॉपर्स, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस की, किस तरीके से उन्होंने अपना जेआरएफ क्रैक किया है। तो आई होप कि जो न्यू लर्नर्स हैं, जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी शुरू किया है, उनको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। अभी हमारी सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है। तो इन वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपर्स के साथ। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।